प्रिय विद्यार्थियों, आप पहली बार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपका पहला प्रश्न पत्र हिंदी है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा का पहला दिन, पहला पेपर, इन सब को लेकर आपके मन में एक अलग प्रकार की जिज्ञासा, उत्साह और डर के साथ साथ बार बार सवाल उठ रहे होंगे कि प्रश्न पत्र में क्या आएगा और क्या होगा। जबकि यह एक स्वाभाविक मनोभाव है जो लगभग हर परीक्षार्थी के मन में आता रहता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले तो आप अपने मनोबल, आत्मविश्वास और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अक्षुण्ण बनाए रखिए, क्योंकि इस परीक्षा में आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जिसकी वजह से आपका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सके। यदि इसमें कोई आपका प्रतिद्वंदी है तो वह है आपकी अपने परीक्षा परिणाम के भविष्य को लेकर चिंता, डर और स्वयं में आत्मविश्वास की कमी, जिसे केवल बस आप स्वयं दूर कर सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप स्वयं को चुनौती दीजिए कि आप में ऐसी क्षमता है कि आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने भविष्य के सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। हाई स्कूल की हिंदी विषय की परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन और परिणाम के लिए हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देना चाहेंगे जो आपका उचित मार्गदर्शन कर सकेगा। चूंकि आपके पास परीक्षा की तैयारी हेतु बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसे में आपके सामने प्रश्न यह है कि परीक्षा के शेष बचे हुए दिन का उपयोग किस तरह करें कि अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने हिंदी विषय के पाठ्यक्रम और उसके भारांक को अच्छी तरह से समझ लें। भारांक का आशय यहाँ पर आपके किस पाठ्य वस्तु से कितने अंक के प्रश्न आएंगे है, जिसे आप माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर देख सकते हैं। बच्चों, आपका हिंदी पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ एवं खंड ब। खंड अ में वस्तुनिष्ठ से संबंधित 20 प्रश्न हैं, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास एवं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर भारित हैं, जिससे अधिकांशतः विधा, रचना, लेखक, कवि, पत्रिका, तिथि, काल, समय, युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप इतिहास को पढ़ते समय इससे संबंधित तथ्यों एवं अवधारणाओं को रेखांकित करते हुए मुख्य बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिख लें और उसे बार बार पढ़ते रहिए और दोहराते रहिए। 3 प्रश्न आपके काव्य सौंदर्य के तत्व यथा रस, छंद एवं अलंकार से आते हैं, जिससे नियम और उदाहरण पूछे जाते हैं। यह पाठ्य वस्तु बहुत संक्षिप्त है, जिसे थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से तैयार किया जा सकता है। एक और भी ध्यान दे लीजिए कि यह पाठ्यक्रम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई कविता या छंद पढ़ते हैं तो उसमें अधिकांशतः कोई न कोई छंद, रस या अलंकार आते रहते हैं। तो जो रस एवं छंद अलंकार आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हों, उसको हाईलाइट करके उसके नियमों और उदाहरणों को समझते हुए याद करते रहिए। इससे आपको तैयारी करने में और भी आसानी होगी। संस्कृत और हिंदी व्याकरण से 7 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पद परिचय, वाक्य के भेद, वाच्य परिवर्तन, तत्सम, इसके नियमों एवं रूपों एवं प्रयोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे आप
अच्छे से समझने के बाद आप आपसी वार्तालाप में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों को अपने व्याकरण से सहसंबद्ध करके आसानी से समझ सकते हैं और परीक्षा के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के डिस्कशन के बाद हम खंड व के वर्णनात्मक प्रश्नों पर डिस्कशन करने चलते हैं। बच्चों, खंड व में दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखित रूप से देना होगा। सबसे पहले हम पाठ्य वस्तु और उस पर भारित अंकों तथा मॉडल प्रश्न पत्रों में प्रश्नों एवं अनुप्रश्नों के प्रारूप के आधार पर स्टेप मार्किंग, जिसे चरणबद्ध अंकन भी कह सकते हैं, को समझ लेते हैं। इसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा और अच्छे से अपने हिंदी विषय की पाठ्य वस्तु, भारांक और मॉडल प्रश्न पत्र का अध्ययन करके अपनी पढ़ाई करने और पढ़े हुए को दोहराने की समय सारणी की रणनीति बनानी होगी। खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु की भांति वर्णनात्मक पाठ्यवस्तु भी निर्धारित और निश्चित हैं। वर्णनात्मक प्रश्नों के पाठ्यवस्तु में गद्य खंड, पद्य खंड, संस्कृत खंड, खंड काव्य, निबंध और पत्रलेखन सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम गद्य खंड को देखते हैं, जिसमें से गद्यांश आधारित 3 प्रश्न करने होते हैं और हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 अंक के 2 प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र में पूछे गए गद्यांश में ही छुपे रहते हैं। केवल 2 अंक ही गद्यांश के शीर्षक और लेखक से संबंधित होते हैं। यदि आप पहले से किसी कारणवश उस गद्यांश से संबंधित पाठ्यवस्तु को बहुत ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ पाए हैं, तब भी परीक्षा में 4 अंक अपनी विवेकपूर्ण वाचन शैली और समझदारी से पा सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए गद्यांश को उचित गति, यति, ठहराव के साथ भावपूर्ण एवं विचारपूर्ण पढ़ना होगा एवं पूछे गए प्रश्न का उत्तर खोजना होगा। ध्यान रखेंगे कि शब्द सीमा अधिक न होने पाए और यदि 2 अंक का प्रश्न है तो कम से कम 1 वाक्य से 3 वाक्य में अपना उत्तर लिख सकते हैं। गद्य खंड से ही 5 अंक का प्रश्न पत्र में दिए गए लेखकों से संबंधित जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें से किसी एक का जीवन परिचय उसकी किसी एक रचना का नाम लिखना होता है। ध्यान रखेंगे कि जीवन परिचय लिखने पर 3 अंक और रचना पर 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। इसलिए अपने प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसमें पूछे गए लेखक का जीवन परिचय और उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम अवश्य लिखें। इन प्रश्नों का उत्तर आप 50 से 80 शब्दों में दे सकते हैं। अतिरिक्त लेखन से बचें। पद्य खंड से भी गद्य खंड की तरह ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्यांश आधारित 3 प्रश्न 6 अंक के होंगे और कवि का जीवन परिचय 5 अंक का होगा। इसलिए गद्य खंड के लिए बताए गए बिंदुओं का, निर्देशों का एवं सुझावों का यहाँ भी पालन करें और अच्छे से तैयार कर लें। अब हम संस्कृत खंड की बात करते हैं, जिसमें 5 अंक का गद्यांश से संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद तथा 5 अंक का पद्यांश से संदर्भ हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। 2 अंक का श्लोक और 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर संस्कृत में देना होगा। इसकी तैयारी के लिए आपको संस्कृत खंड को पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ना होगा। याद रखिएगा कि गद्यांश से संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद के लिए संदर्भ लिखने पर 2 अंक और अनुवाद लिखने पर 3 अंक तथा पद्यांश में भी संदर्भ लिखने पर 2 अंक तथा अनुवाद लिखने पर 3 अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न पत्र हल करते समय ध्यान रखिएगा कि अनुवाद का अर्थ व्याख्या नहीं होती है। इसके लिए आपको अतिरिक्त नहीं लिखना है। आपको संस्कृत में लिखे गए तथ्यों को उसी भाव से हिंदी में अनुवाद करके लिख देना होगा, उसी का रूपांतरण होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अपने पाठ्यक्रम में संचालित खंड काव्यों की बात करते हैं। अपने जिले में पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित खंड काव्यों में से किसी एक का उत्तर देना होता है, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित है।
आपके पठित खंड काव्य से संबंधित पाठ्य वस्तु से केवल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से किसी एक का ही उत्तर देना होता है। यदि किसी कारण से आपको यह नहीं पता है कि कौन सा खंड काव्य आपके जिले में संचालित है, तो इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए सभी खंड काव्यों में से कोई भी एक प्रश्न हल कर सकते हैं। प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान देना है कि प्रश्न में जो पूछा गया हो बस उसका ही उत्तर दें। अधिकतम 30 से 50 शब्दों में ही उत्तर लिखने की कोशिश करें। जैसे प्रश्न में पूछा गया हो कि कथानक लिखिए, तो केवल कथानक ही लिखें संक्षिप्त रूप से। यदि पूछा गया हो कि किसी नायक या नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए, तो केवल उतना ही लिखिए। और यदि कहा गया हो कि किसी खंड काव्य के विशेष सर्ग का वर्णन करना है, तो उसका ही बस संक्षिप्त रूप से लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं निबंध और पत्र लेखन विधा की तरफ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि निबंध और पत्र लेखन दोनों एक ऐसी विधा है जिसमें विषय तो निश्चित हैं कि इन्हीं विषयों से संबंधित निबंध या प्रश्न पत्र लेखन पूछे जाएंगे, लेकिन शीर्षक कौन सा होगा जिस पर आपको निबंध लिखना है, यह निश्चित नहीं होता। इसके लिए आपको निबंध लेखन शैली की एक सामान्य जानकारी रखनी होगी तथा निबंध प्रारूप की भी समझ रखनी होगी। निबंध के लिए रूपरेखा, प्रस्तावना, विषय वस्तु का विस्तार और निष्कर्ष को चरणबद्ध रूप से लिखना होगा। अधिकतम 200 से 300 शब्दों में ही निबंध लिखने चाहिए। यहाँ पे बस इतना ही लिखना पर्याप्त होगा। अतिरिक्त लेखन और विषय वस्तु से भटकने से बचें। निबंध लिखने की एक सामान्य अवधारणा अपने मन में बना लीजिए कि प्रस्तावना लिखने के लिए आपको क्या करना होगा। मैं एक संक्षिप्त उदाहरण देती हूँ। जैसे आपको पर्यावरण प्रदूषण की प्रस्तावना लिखनी है, तो प्रस्तावना का मतलब होता है उस शीर्षक से संबंधित परिचय। तो आप जो है उस शीर्षक को लेते हुए उसके साथ में क्या प्रश्न लगाते जाइए। जैसे पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसका जो उत्तर आपको मिलता रहे वही प्रस्तावना में लिखते जाइए। आपकी प्रस्तावना तैयार हो जाएगी। जब हम विषय वस्तु पे आएंगे, पर्यावरण प्रदूषण के विषय वस्तु पर आएंगे, तो क्यों और कैसे का उत्तर लेते जाइए। जैसे प्रदूषण क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो इसका जो उत्तर मिलते रहे उसको आप क्रमबद्ध रूप से लिखते रहिए। आपकी विषय वस्तु तैयार हो जाएगी। लास्ट में आता है निष्कर्ष या उपसंहार, जिसके लिए आप अपने पूरे निबंध को संक्षिप्त रूप से लिखते हुए अपने विचार दे सकते हैं। इसके लिए आपके 7 अंक निर्धारित हैं। निबंध विषय की तरह पत्र लेखन का विषय तो निश्चित है कि किस प्रकार के पत्र आएंगे, लेकिन यह निश्चित नहीं होता है कि पत्र का शीर्षक बिंदु क्या होगा। इसलिए पाठ्य वस्तु में दिए गए पत्र के प्रकार से आप भली भांति अवगत हो लें तथा पत्र प्रारूप, पत्र विस्तार, भाषा शैली का यथोचित ध्यान रखते हुए पूछे गए विषय के आधार पर ही पत्र को लिखें। पत्र के लिए 2+2 अंक निर्धारित है। इसका मतलब है कि यदि आप पत्र लेखन शैली के आधार पर सही प्रारूप के आधार पर उत्तर देते हैं तो 2 अंक, और विषय वस्तु और भाषा शैली शुद्ध और स्पष्ट है तो 2 अंक, अर्थात आपको 4 अंक पूरे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पत्र औपचारिक है कि अनौपचारिक है, उसके लिए अलग अलग प्रारूप हैं और उनके लिए अलग अलग विषय वस्तु है, इसलिए हमेशा उसका ध्यान रखिए। तो पत्र लेखन में आप अन्य भाषाओं से संबंधित भी पत्रों के लेखन का अभ्यास कर सकते हैं कि पत्र के फॉर्मेट क्या होते हैं। मुख्यतः है कि आपको जो है पत्र का एड्रेस, मुख्य विषय वस्तु और एंडिंग यानी समाप्ति को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना है, जिससे आपका ये श्योर हो सके। हिंदी पाठ्यक्रम और मॉडल प्रश्न पत्र को समझने के बाद हम उत्तर पुस्तिका में उत्तर देने के तरीके भी समझ लें। इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि आप प्रश्नों का क्रमांक सही लिखें, भाषा शुद्ध एवं लेखन शैली स्पष्ट रहे, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में लिखने से बचे जिससे आपका समय खराब ना हो, और
यह जरूरी नहीं है कि आप जो है हर प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में पूछे गए क्रमांक के आधार पर ही दें। आप सबसे बेस्ट प्रश्न का उत्तर जो आपको सबसे अच्छा आ रहा हो उसको आप सबसे पहले उसका उत्तर लिख सकते हैं। और लेकिन अगर किसी का कुछ अंश शेष रह जाता है फिर उसको सही तरीके से उल्लिखित करते हुए उसके क्रम और उसके प्रश्न संख्या को लिखते हुए आगे आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ आपकी शुभचिंतक हिंदी प्रवक्ता। और अंत में अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में शून्य अलसित व्योम रोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना।